हेलो स्टूडेंट्स। ये मैथ्स की बुक है जो कि क्लास 11th के बच्चों के लिए है। ओके, तो क्लास 10th के जो पेपर है वो खत्म हो चुके हैं। अब बच्चों को समझ में ये नहीं आता है कि जो गणित की बुक होगी वो कितनी हार्ड है या फिर कितनी इजी है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस बुक का रिव्यू दिखाती हूँ। वैसे आप किसी भी राइटर की बुक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी बुक को पढ़ें। वैसे ये एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम में भी आती है और सेम इंग्लिश मीडियम में भी आती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहते हैं। तो ये हिंदी मीडियम की बुक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से करते हैं ये उनके लिए बुक है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको इसका सिलेबस और रिव्यू करके बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूंगी आपसे कि ये बुक जितना बच्चे जानते हैं कि बहुत टफ होती है, तो नहीं, टफ नहीं होती। इसके एक दो टॉपिक हैं जो आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं, हालांकि उतना टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज टफ हो सकती है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप विषय सूची देखिए इसकी, इसमें क्या क्या है। समुच्चय यानी कि सेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, जो पहला चैप्टर है वो आपका सेट चैप्टर है, और जो दूसरा चैप्टर है वो संबंध एवं फलन है। ठीक है, तीसरा है त्रिकोणमिति फलन। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है हाई स्कूल में, उससे थोड़ा सा हाई लेवल है इसका। ठीक है, वो लेवल थोड़ा सा इजी लेवल था, यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल है आपके पास। ओके, फिर आपके पास सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण आएगा इसके बाद। ठीक है, चौथा टॉपिक है। एंड पांचवा में है रैखिक असमीकाएं। ठीक है, तो टॉपिक इसमें बहुत टफ नहीं है। ठीक है, इजी टॉपिक है। ओके, क्रमचय और संचय है, ये 6 नंबर है। और 7 में क्या है, विपद प्रमेय। और 8वां क्या है, अनुक्रम तथा श्रेणी। उसके बाद 9 सरल रेखाएं हैं, 10 है शंकु परिच्छेद। ठीक है, और उसके बाद 11वां क्या है, त्रिविमीय ज्योमिति का परिचय। ठीक है, 3 डायमेंशन ज्योमिति आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, ज्योमेट्री। ओके, 12वां क्या है, सीमा और अवकलज। ठीक है, और 13वां क्या है, सांख्यिकी। सांख्यिकी आपने पढ़ रखी है इसमें, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल है, उतना इजी लेवल भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल है, लेकिन हाँ ये टॉपिक हम कह सकते हैं कि इजी टॉपिक के अंतर्गत आता है। ओके, और प्रायिकता ये 14 चैप्टर है। अच्छा, इसमें ना टोटल 14 चैप्टर हैं। ठीक है, हाई स्कूल में भी आपके पास टोटल 14 चैप्टर ही थे, और फर्स्ट ईयर में भी आपके पास 14 चैप्टर ही होने वाले हैं, इससे ज्यादा चैप्टर नहीं है। ठीक है, और जबकि हम ये कहेंगे कि जो इंटर है, ठीक है, इंटर में केवल 13 ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको, उसमें 14 चैप्टर हैं भी नहीं, आपको सिर्फ 13 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको चैप्टर के बारे में अब थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, समुच्चय है, सेट्स है, जिसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। अब सेट्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सेट्स में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, कि सेट्स क्या होते हैं ये आपको समझना है। अच्छा, ये जो सेट चैप्टर है ना, बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को ये चैप्टर ना वेरी इजी, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, समुच्चय और उसका निरूपण यानी कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, ये उसके बाद आपको पढ़ना है, तो बहुत ही इजी होने वाला है ये चैप्टर, मुझे लगता है आपके लिए। दूसरा क्या है, यहाँ पर एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि जितनी भी ये संख्याएं लिखी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, जितनी भी ये संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी संख्याएं आपको पढ़नी है, और इन्हीं संख्याओं से, ठीक है, इन्हीं संख्याओं से आपका जो ये सेट है पूरा सॉल्व होने वाला है। ओके, तो आगे देखिए, यहाँ पर अब टिप्पणी लिखी हुई है, ये तो आप तभी पढ़ेंगे जब आप ये समझेंगे। ठीक है, तो वो सब आपको तभी काम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 वेरी इजी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वेरी इजी चैप्टर है। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 में देखें तो 6 क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है परिमित और अपरिमित समुच्चय, यानी कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, एंड सिलेबस आपका यही है। ठीक है, ये आपका सिलेबस ही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट्स, ये भी आपको पढ़ना है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको जानना है, और ये 1.2 ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, 1.2 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एंड उसके बाद सबसेट भी आपको पढ़ना है, यानी उप समुच्चय क्या होते हैं वो भी आपको पढ़ना है, ये समुच्चय के बारे में है। ठीक है, एंड अब उसके बाद प्रश्नावली 1.3 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, प्रश्नावली 1.3 ये आ जाएगी। उसके बाद आपको सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट भी पढ़ने हैं, और यूनिवर्सल जो सेट है, ठीक है, ये जो है ये प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत ही आएंगे, और इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। ओके, एंड फिर आपको पढ़ना है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ठीक है, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ये आपको पढ़ना है। एंड समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स, और ये वेरी इजी इजी टॉपिक है। ठीक है, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता है। एंड उसके बाद में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन वेरी इजी टॉपिक होता है। ठीक है, तो और मैं आपको बताई दे रही हूँ मैं आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें ऐड और डिफरेंसेस भी थे कि, हाँ यहाँ पर है डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ सेट भी पढ़ने हैं आपको। और उसके बाद में ये 1.4 प्रश्नावली 1.4 ये भी आपके टॉपिक में है। ठीक है, एंड ये
समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, ये भी आपको इसमें पढ़ना है। एंड प्रश्नावली 1.5, ठीक है, 1.5 भी है और ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो आपका, ठीक है, प्रश्नावली जो 1.1 से लेकर 1.5 तक, यहाँ तक है आपको और यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। वेरी इजी इजी से टॉपिक है और मुझे लगता है ये हर एक बच्चा बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर ले जाता है, ठीक है। चलिए आप नंबर 2 दिखाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये विविध प्रश्नावली है, तो ये जरूरी नहीं होता बच्चों के पढ़ने के लिए, क्योंकि जो हमारा पेपर बनता है ना वो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है उनसे बनता है। कुछ क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं पर जरूरी नहीं होता है कि आप इसको पढ़ें, क्योंकि ये मिसलेनियस होती है और मिसलेनियस जो हमने पीछे पढ़ रखा है ना उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये विविध प्रश्नावली है, आप लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगला देखिए, जो नंबर 2 है, 2 मैं आपको दिखाती हूँ। 2 में क्या है, संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। और इसमें क्या है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, ठीक है। और ये भी एक इजी टॉपिक है जो सेट आपने पढ़ा होगा, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक जितना आपने पढ़ा है वो सब इसमें यूज होने वाला है। तो सेट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 2 कर सकते हैं। अदरवाइज 2 में आपको दिक्कत आएगी अगर आप 1 नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है। और वैसे भी सारे बच्चे 1 तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आगे बता देती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, थोड़ा-सा ही पढ़ना है। यहाँ पर प्रोडक्ट ही पढ़ना है सेट्स का। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 है हमारे पास जो कि आपको करना है और इसमें कुछ ज़्यादा सवाल तो है नहीं, कुछ 10 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद आपको संबंध यानी कि रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन वगैरह भी आपको पढ़नी है। एंड फिर उसके बाद में ये प्रश्नावली 2.2 भी आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, ओके। और प्रश्नावली जो 2.3 है में भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये हटा दी गई है आपके सिलेबस से। प्रश्नावली 2.3 है पर आपको ये नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, ये 2.2 तक ही आपके सिलेबस में है, ओके। तो चलिए मैं आपको 3 का बता देती हूँ। देखिए 3 में क्या है, त्रिकोणमिति फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी मैंने आपको बताया था कि आपने हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, उसका लेवल ना लो लेवल था, अभी आपका हार्ड लेवल होने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं होता है क्योंकि चीजें पढ़ने से और समझने से ही आती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है वो देखिए। यहाँ पर आपको रेडियन और वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, रेडियन और रियल नंबर्स के बीच में आपको रिलेशन पढ़ना है। यानी कि जो आप अभी तक कोड लिखते थे ना 45, 60, 30, तो आपको पाई में लिखना है, ठीक है, पाई/3, पाई/2, पाई/4 आपको ऐसे लिखना है। तो वो चीज आपको पढ़ना है इसमें, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा विस्तार में आपको पढ़ाया जाएगा, वो चीज पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। यहाँ डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध है, ठीक है। यहाँ रेडियन और वास्तविक संख्याओं के बीच में संबंध था, अभी यहाँ पर डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध है, यानी कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड द रेडियन, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक। इसमें जो एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज आपके पास होने वाली है 3.1, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, 3.1 है। एंड और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको भी पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। इसमें देखिए ये त्रिकोणमिति फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब है आपके सिलेबस में, कुछ एक्सरसाइज छोटी है, अदरवाइज ये बुक आपको पूरी पढ़नी है। मैं आपको इस बुक का पूरा रिव्यू दिखाई दे रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर जो ये हमारे पास टेबल बनी हुई है, ठीक है, जो हमारे पास टेबल है साइन कॉस टेन, यहाँ तक टेबल है, लेकिन ये टेबल हमें पूरी बनानी है। इसमें सिर्फ यहाँ तक बना है साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कॉसेक भी आपको कंप्लीट करना है। लेकिन हमारी जो टेबल होती थी वो 90 तक होती थी, अभी तक हमने जो हाई स्कूल में पढ़ा है वो टेबल 90 तक होती थी, लेकिन ये जो टेबल है पूरी 180 तक है, 180 तक है। यहाँ तो 180 तक टेबल है, लेकिन आपको पूरा 360 तक पढ़ना है एंड 360 के अबव उसके ऊपर भी आपको पढ़ना है। तो ये समझने वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ आपको साइन भी पढ़ाए जाएंगे कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट का साइन क्या होता है, जब ये आपको क्वाड्रेंट बनाए जाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसे कहाँ जाता है ये आपको इसमें बताया जाएगा मेनली, ठीक है। तो ये साइन के बारे में हो गया। अब त्रिकोणमिति फलनों का प्रांत और परिसर यानी कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको डोमेन पढ़ना है और रेंज भी पढ़नी है इसकी, कहाँ से कहाँ तक। डोमेन और रेंज का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक, अगर हम साइन एक्स का मान निकालते हैं तो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, या कॉस एक्स का निकालते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के सवाल हैं इसमें। चलिए आगे देखिए, ये हो गया। और ये 3.2 जो है ये तो वेरी इजी है, मुझे लगता है ये इजी है। 3.2 3.1 थोड़ा सा बच्चों को टफ लग सकता है, लेकिन 3.2 इजी है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। एंड उसके अलावा और आपके सिलेबस में ये जो, एक मिनट,
हाँ 3.3 आई थिंक आपके सिलेबस में अब ये नहीं है, अब ये हटा दी गई, पहले थी लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है 3.3। ठीक है, तो आपको इसमें 3.1 और 3.2 ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जो 3 है उसमें सम और सब्सट्रैक्ट वगैरह हैं डिग्रीज के, जो कि आपको अब शायद नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है सिलेबस से। 1 मिनट मैं अभी आपको देख के बताती हूँ। हाँ, सम और डिफरेंसेस जो हैं ये हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स, तो ये पहले थे लेकिन अब सिलेबस में ये नहीं है, सिलेबस से हटा हुआ है, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ 3.2 तक ही आपको पढ़ना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम चैप्टर 4 पे चलते हैं, और विविध आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, हम चैप्टर 4 पे चलते हैं। चैप्टर 4 पे हम आते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है हमारे पास, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यहाँ पर भी यही कहेंगे, वहां पर लो लेवल था, यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं सकते। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जो वो संख्याएं होती ना, मोस्टली आपको यहाँ पर रूट की संख्या देखने को मिलेगी। जैसे हम ये कहेंगे कि जैसे √1 और वो माइनस का √1। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, और ये इमेजिनरी पार्ट आई को डिनोट करता है, तो ये चीज आपको इसमें मोस्टली देखने को मिलेगा, और इसी से रिलेटेड और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो सम्मिश्र संख्या है कुछ इस तरह की होने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड उसके अलावा हाँ, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उनका कॉम्प्लेक्स नंबर जो अलजेब्रा का होता है वो कैसा है वो पढ़ना है। सम्मिश्र संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कैसे उनको जोड़ना है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक, और यहाँ पर है 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, डिफरेंसेस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका डिफरेंसेस भी हमें पढ़ना है। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, मल्टीपल ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपके सिलेबस में है तो पढ़ना है। और 2 यहाँ पर, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या पढ़ना है, डिवीजन भी पढ़ना है, यानी कि 2 सम्मिश्र संख्याओं का भागफल भी आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड उसके अलावा ये चीज एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कह सकते हैं कि आई की घात, पावर ऑफ आई, आई की घात, ये आपके पेपर में आता ही आता है, किसी न किसी रूप में आता जरूर है, आई की घात। ठीक है, आई की पावर क्या बनती है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है, मुझे लगता है सम्मिश्र संख्याएं भी एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे बहुत आसानी से कैरी कर ले जाते हैं, इसमें ये टफ नहीं होता है। ठीक है, एक वास्तविक संख्या के वर्गमूल, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव रियल नंबर्स, देखिए यहाँ पर ये आ गया -1 है। ठीक है, और ये रूट के अंदर है, तो कुछ इस तरह से भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो ये आई है उसका स्क्वायर है -1 है, फिर माइनस आई का स्क्वायर है, क्योंकि आई का स्क्वायर होता है ये 1। तो ये जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। हालांकि इतना समझ लीजिए कि हमारे पास सिलेबस है वो मेन क्या क्या है आपको पढ़ना है। ठीक, अब हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, ये भी आपको पढ़ना है। आइडेंटिटीज तो इसमें आता ही आता है, और आइडेंटिटीज वेरी इजी होता है। अगर आपने फार्मूले याद कर रखे हैं, +b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटीज आपके लिए बहुत इजी होने वाली है अगर आपको याद है। और अगर आपको फार्मूले ही याद नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, पर कुछ नहीं, आप याद कर सकते हैं, तुरंत याद करें और फिर आप लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटीज मैं ये कहूंगी बहुत ही इजी टॉपिक है आइडेंटिटीज वाला। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। मॉडुलस निकालना, जैसे आप मॉड ऑफ, अब शायद आपने मॉड ऑफ हाई स्कूल में नहीं पढ़ा है या पढ़ा है मुझे आइडिया नहीं इतना। तो सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी जो होता है ये आपको पढ़ना है, इसमें मॉडुलस टाइप्स निकालना है। ठीक है, एंड उसके अलावा फिर ये अब यहाँ से देखिए, प्रश्नावली 4.1 है, इसमें कुछ थोड़े से ही सवाल हैं, और सबसे इजी प्रश्नावली यही मुझे लगती है। अगर 4 प्रश्नावली की बात करें तो 4.1 वेरी इजी टॉपिक है। ओके, और देखते हैं क्या है इसमें। और इसमें सिर्फ सबसे अच्छी बात है ना, इसमें सिर्फ ये 4.1 ही है, 4.2 नहीं है। इसके बाद में क्या है, विविध है, तो विविध हमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ 4.1 है, एक ही पढ़ना है आपको। ओके, और बाकी सिलेबस से सब कुछ हटा दिया गया है, पहले था बट अब नहीं है। ओके, तो इसके बाद बात करते हैं रैखिक असमीकाओं की, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक है हाँ, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है, कुछ बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है, और कुछ बच्चे इसको जल्दी कवर कर लेते हैं। तो मैं नहीं कहती ये इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप करेंगे तो फिर वही बात है कि ना, कि जो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस मेहनत तो आपको ही करनी है। तो चलिए इसका मैं बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, असमीकाएं इनइक्वालिटीज आपको पढ़नी ही है इसमें। ठीक है, एंड उसके अलावा क्या है, एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखी निरूपण, यानी हमें इसमें ग्राफ वाला भी पढ़ना है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल्स एंड देयर ग्राफिकल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस, तो हमें ये पढ़ना है। ओके, उसके अलावा
अच्छा, इसमें मुझे लगता है एक ही प्रश्नावली है क्या, ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें भी सिर्फ एक ही प्रश्नावली है, 5.1 ही आपको पढ़ना है, 5.2 है ही नहीं, ठीक है? यहाँ पर विविध आ जाता है, तो विविध हमको पढ़ना ही नहीं है, तो सिर्फ इसमें एक ही टॉपिक है 5.1, और 5.1 में भी ज़्यादा आता नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत आता है। तो ये 19, 20 क्वेश्चन तक अगर आप कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको करने नहीं है। हाँ, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए ना, तो ये आपसे खुद ब खुद बन जाएँगे, ठीक है? ये ईज़ी टॉपिक है। उतना भी टफ नहीं है, बस समझना है आपको, ठीक है? और विविध प्रश्नावली है, आना नहीं है आपके सिलेबस में। फिलहाल तो विविध प्रश्नावली में से कुछ क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन की, ठीक है? क्रमचय और संचय, जो कि हमारा 6th टॉपिक है। क्रमचय और संचय, तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ओके? इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन तो देखिए सब में ही पढ़ना होता है हमें। जब तक इंट्रोडक्शन आप किसी चीज़ का नहीं जानेंगे, तब तक आप उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इंट्रोडक्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो काउंटिंग का फंडामेंटल भी आपको पढ़ना है, ओके? ये सिलेबस में है आपके। एंड उसके अलावा 6.1 ये आपके सिलेबस में है, 6.1 है, ठीक है? इसमें आपको पढ़ना है क्रमचय, उसके बाद में आपको क्रमचय पढ़ना है, परम्यूटेशंस पढ़ना है, ठीक है? हाँ, इसको ये जो टॉपिक है 6, हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि संख्याओं से खेलना, ठीक है? संख्याओं से खेलना, और कुछ फ़ॉर्मूले हैं जिनके द्वारा आपको दिमाग लगाना है और संख्याओं से खेलना। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पहेली या पज़ल, कुछ ऐसे सवाल हैं इसमें, ठीक है? हालाँकि पहेली या पज़ल नहीं कहा जा सकता, लेकिन संख्याओं से खेलना हाँ कह सकते हैं, ओके? अब यहाँ पर क्या है, क्रमचय जब सभी वस्तुएँ भिन्न-भिन्न हों, तो यहाँ पर परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, कुछ अलग-अलग तरह के ऑब्जेक्ट आपको दिए जाएँगे, उनसे हमें परम्यूटेशन करना है, क्रमचय करना है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, क्रम गुणित संकेतन, फैक्टोरियल नोटेशंस, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है? फैक्टोरियल वाले सवाल, और ये आपके लिए कुछ नया टॉपिक होने वाला है, इसके बारे में आप पहले नहीं जानते थे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 6.2, और 6.2 की बात करें, तो 6.2 जो टॉपिक है आपके लिए, ये ईज़ी टॉपिक है। 6.1 में आप थोड़ा-सा गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन 6.2 एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कभी भी कोई बच्चा गलती नहीं करता और बहुत ईज़िली कर ले जाता है ये टॉपिक, ठीक है? तो अब इसके बाद कुछ एक फ़ॉर्मूले हैं इसमें 1-2, वो आपको याद करने होते हैं, और अगर आप फ़ॉर्मूले आपने याद कर लिए, तो जो आपके लिए चैप्टर 6 है ना, वो ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद 6.3 भी आपके सिलेबस में है, ठीक है? 6.3 यहाँ पर आपके पास टोटल 10 सवाल हैं, 10 नहीं 11 सवाल हैं, ठीक है? तो ये आपको करने हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, ओके? अच्छा खासा सिलेबस है आपके पास, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है, बढ़ा-चढ़ा के नहीं दिया गया है, चीज़ों को शॉर्ट करके ही दिया गया है। अब प्रश्नावली जो 6.4 है, उसमें क्या है, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है? ये भी आपके सिलेबस में है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में है। ये जो NC8 आपको दिख रहा है, NC2 दिख रहा है, ये आपके सिलेबस में पूरा का पूरा है। तो ये कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, कॉम्बिनेशन भी आपके सिलेबस में है, ठीक है? तो अब ये विविध प्रश्नावली है, अविविध आपको नहीं पढ़ना है, तो यानी कि हमारे पास 4 ही प्रश्नावली हैं जो हमको पढ़ना है, 6.1 से लेकर के 6.4 तक, ठीक है? उसके अलावा अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। देखिए चैप्टर 7 में क्या है, द्विपद प्रमेय, यानी कि बायनोमियल थ्योरम हमको पढ़ना है, और बायनोमियल थ्योरम भी आपके लिए एक नया टॉपिक होने वाला है, मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ओके? तो इसमें कुछ फ़ॉर्मूले हैं, और कुछ फ़ॉर्मूले आप जानते हैं, और कुछ फ़ॉर्मूले हमें बनाना है। मोस्टली हम ये कह सकते हैं इसमें फ़ॉर्मूले बनाने की ट्रिक आपको पता चलेगी, ठीक है? फ़ॉर्मूले बनाने की ट्रिक क्या होती है, वो आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर क्या है, धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय, यानी कि बायनोमियल थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स आइडेंटिटीज, ठीक है? तो ये आपको पढ़ना है, आपके टॉपिक में है, ओके? और हाँ, ये पास्कल त्रिभुज, ये शायद अब पास्कल त्रिभुज आपको नहीं पढ़ना रहता है। इसके अलावा कुछ और नया आ गया है जो आपको पढ़ना है, त्रिपद में किसी n पूर्णांक के लिए, ओके हाँ, ये आपको पढ़ना होता है, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, और ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है? एंड उसके अलावा हाँ, और यहाँ पर सम स्पेशल केसेस भी आपको पढ़ने हैं कि a+b⁴ के प्रसार में कुछ विशिष्ट स्थितियाँ, ठीक है? तो स्पेशल केसेस भी आपको पढ़ने हैं, और उसके काफ़ी सारे केसेस हैं यहाँ पर, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? और इसमें जो प्रश्नावली है, वो आपके पास 7.1 है, और केवल 7.1 ही है, इसके अलावा और दूसरा टॉपिक नहीं है। यहाँ से विविध आ जाता है, विविध आपको नहीं पढ़ना है, और जो 7.1 है, उसमें टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 के 14 आप कर लेंगे, इतने से आपका सारा काम बन जाएगा, ओके? अब यहाँ पर अनुक्रम तथा श्रेणी, ठीक है? सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है? सीरीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सीरीज क्या होती है, ओके? और हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा है ना समांतर श्रेणी, ठीक है? तो उसी से रिलेट करता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पर उसी से थोड़ा बहुत ही रिलेट करता है। तो आपको सीरीज पढ़ना है इसमें, श्रेणी, ठीक है? एंड उसके अलावा इसमें जो चैप्टर है हमारे पास, वो क्या है, प्रश्नावली 8.1 है, ये पहला चैप्टर है हमारे पास, प्रश्नावली 8.1। एंड
उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें 8.2 भी आपके टॉपिक में है, ठीक है, सिलेबस में है। आपको 8.2 भी पढ़ना है और इसमें आपको गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना है, ठीक है, गुणोत्तर माध्य भी पढ़ना है। गुणोत्तर श्रेणी इसमें यहाँ से 1 मिनट, जनरल टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद आपको ये पढ़ना है और ये आपके टॉपिक में है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ ए जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। अभी तक आपने समांतर श्रेणी पढ़ी है हाई स्कूल में, लेकिन आपको अब गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। समांतर श्रेणी के अलावा भी और भी सीरीज होती है, तो यहाँ पर आपको गुणोत्तर श्रेणी दे रखा है और हरात्मक श्रेणी भी एक होती है, वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है इस समय पे, ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। मे भी नहीं है आपके सिलेबस में, या मैं देख लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध, रिलेशन क्या होता है, यानी कि समांतर जो श्रेणी होती है ना उसके टर्म्स और जो गुणोत्तर श्रेणी है उसके टर्म्स, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन भी आपको पढ़ना है। वहां से कुछ फार्मूला बनेगा और उसके सवाल भी छोटे मोटे ही सवाल है। प्रश्नावली 8.2 भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पर कुछ सवाल हैं और कुछ ज्यादा ही सवाल हैं इसमें, ठीक है। हालांकि आपको इसमें सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और ये टोटल जो टॉपिक है हमारे पास, ये हमारे पास 32 है, इसमें 32 क्वेश्चन है आपको और ये सारे के सारे ही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली, विविध हमको नहीं पढ़ना है और बस हमारे पास सिर्फ 8.1 और 8.2 है। 8.1 आपको कंप्लीट करना है, 8.2 आपको कंप्लीट नहीं करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। हाँ, अगर आप ज्यादा ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज से कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं 9 चैप्टर की। तो 9 चैप्टर में क्या है, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन है। अब अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फार्मूले हैं और ये आपने शायद हाई स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, आपको आता है। ये जो अंतः विभाजन वाला फार्मूला है ये भी आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, ये भी आपको आता है। ये मिड पॉइंट वाला फार्मूला ये भी आपको आता है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फार्मूला भी हाई स्कूल में दिया गया था, तो ये भी मुझे लगता है आपको आता है। तो इसी से रिलेट करता है ये वाला जो चैप्टर है, वो इसी से रिलेट करता है। अब इसमें कुछ चीजें नई और आ जाएंगी आपके लिए, जैसे रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होती है वो यहाँ पर दे रखा है। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन गिवन आर गिवन, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, ठीक। एंड दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है कि जब कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ द लाइंस, ये भी आपको पढ़ना है, ओके। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से कुछ फार्मूले हैं, जो इस तरह से फार्मूले बनेंगे, आपको फार्मूलों पर भी थोड़ा सा काम भी करना है, ठीक। वो आगे देखते हैं और क्या है इसमें, क्या क्या टॉपिक है हमारे पास। दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, दो लाइंस के जो एंगल बनेंगे ना दो लाइंस के बीच में, वो एंगल हमें पढ़ना है, ठीक है। एंड इसमें जो प्रश्नावली है हमारे पास वो क्या है, वो 9.1 है, तो 9.1 आपको पढ़ना है, पूरी की पूरी पढ़ना है, ठीक है। और ये इजी टॉपिक है, इतना टफ नहीं है, क्योंकि अगर आपने हाई स्कूल में ये सब पढ़ रखा है ये वाला टॉपिक, तो ये टॉपिक आपके लिए यहाँ पर इजी होने वाला है। अब यहाँ से और क्या हमें पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। भाई क्षैतिज रेखाएं ऐसे बनती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऐसे बनती है, तो वो रेखाओं के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ रेखा के समीकरण के विरूप, यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये भी आपको पढ़ना है यहाँ पर, ओके। और देखते हैं क्या है इसमें, और इसमें क्या है, बिंदु ढाल रूप, यानी कि पॉइंट्स स्लोप फॉर्म, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए इजी होने वाला है, ज्यादा टफ है नहीं। अंतःखंड रूप पढ़ना है, ठीक है, इंटरसेक्ट फॉर्म पढ़ना है आपको। एंड यहाँ पर जो प्रश्नावली दे रखी है वो 9.2 भी दे रखी है और ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपको पढ़ना है, ओके। एंड उसके अलावा 9.3 भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, 9.3 भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपको पढ़ना है। ये भी इसी से रिलेट करता है, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, कुछ क्वेश्चन इजी हैं, बट रिलेट इसी से करता है, ठीक है। आप तो देखते हैं 10 शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन में हमारे पास क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं, देखते हैं। शंकु परिच्छेद, अब इसमें आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आपके लिए कुछ नया होने वाला है, ये टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा है। इसमें क्या क्या है, वृत्त है, दीर्घ वृत्त है, परवलय है, अतिपरवलय है, जिसको हम क्या क्या कह सकते हैं, सर्किल कह सकते हैं, इलिप्स कह सकते हैं, पैराबोला कह सकते हैं एंड हाइपरबोला कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टॉपिक है और कुछ नए टॉपिक हैं जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये क्या है और क्यों है और किस प्रकार का है, ठीक है। तो चलिए, इसमें भी कुछ हमारे पास टॉपिक हैं, इसमें 10.1 है, ठीक है, ये देखिए 10.1 है प्रश्नावली।
इसके अलावा 10.2 भी है एंड 10.3 भी है, शायद 10.3 भी है, ठीक है, आपके सिलेबस में है, 10.3 भी है एंड शायद इसमें 10.4 भी है। हाँ, इसमें 10.4 भी है, तो 10.4 तक आपको पढ़ना है। देखिए 10.4 है तो यहाँ आपको 10.4 तक आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। एंड इसके अलावा अध्याय जो 11 है, ठीक है, 3D ज्योमेट्री, ठीक है, 3D ज्योमेट्री आपको पढ़ना है। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आप इसको 3D ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। अब ये आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर इस पूरी बुक की बात की जाए तो सबसे इजी टॉपिक यही है, ठीक है, सबसे इजी टॉपिक यही है, सेट से भी इजी टॉपिक ये है, ठीक है, जो चैप्टर 1 था हमारा सेट था ना, उससे भी इजी टॉपिक है ये, बच्चों को बहुत ही जल्दी ये टॉपिक समझ में आ जाता है, ठीक। तो इसमें कुछ 11.1 और 11.2, सिर्फ इसमें 2 ही टॉपिक है, ठीक है, हमारे पास 11.1 है यहाँ पर और ये हमारे पास यहाँ पर ये 11.2 है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक। उसके अलावा अब बात करते हैं 12 चैप्टर की। तो 12 में क्या है, सीमा और अवकलज यानी लिमिट्स एंड डेरिवेशंस। तो ये कुछ आपके लिए नया होने वाला है और ये टफ भी है, मैं कह सकती हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे बहुत मुश्किल से समझते हैं, उनको नहीं जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो टफ टॉपिक ये होने वाला है इस पूरे, अगर हम बुक की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए टफ होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन तो आपको पढ़ना है, अवकलजों का सहजानुभूत वेद यानी कि तो देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर लिमिट्स हैं, आपको लिमिट्स पढ़ना है इसके, ठीक है, सीमाएं पढ़ना है एंड उसके अलावा लिमिट्स में आपके पास और इसमें जो प्रश्नावली है, ठीक है, यहाँ 12.1 आपके पास प्रश्नावली है और ये टोटल लिमिट से रिलेट करती है, ठीक है, इसकी क्या लिमिट है, कैसे लिमिट रखी जाती है, टोटली लिमिट से ही रिलेट करता है और 12.1 प्रश्नावली है जो लिमिट पर आधारित है, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, और प्रश्नावली 12.2 भी है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है, प्रश्नावली 12.2 भी है जो कि आपके सिलेबस में है। पर कुछ टीचर अब इसको पढ़ाते नहीं है, वो कहते हैं कि इससे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन कुछ सवाल इससे अभी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 12.2 भी आपके सिलेबस में है और ये भी पढ़ना है और ये भी आपको लिमिट और डेरिवेटिव्स से ही रिलेट करता है, ठीक है। और फिर ये विविध है, विविध आपको पढ़ना नहीं है। अब बात करते हैं सांख्यिकी की, चैप्टर 13 है, 13 है ये सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक आपने पढ़ रखा है, ठीक है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा हुआ है, माध्यिका, ठीक है, ये सब आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, तो उसको थोड़ा सा और उसका हाई लेवल है यहाँ पर, ठीक है, हाई स्कूल में लो लेवल था, ये थोड़ा सा हाई लेवल है, तो पर भी बच्चों को समझ में आ जाता है आसानी से, तो ये इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है, ठीक है। देखिए आपने ये सब सीरीज बना रखी है, सारी टेबल की आपने बना रखी है, आपको आता है ये सब, तो आप कर लेंगे, इजी है ये, ठीक है, ये सब इजी टॉपिक है। और यहाँ पर आपको 13.1 पढ़ना है, 13.1 यहाँ पर पढ़ना है आपको एंड उसके अलावा 13.2 भी है, ठीक है, 13.2 भी है जो कि आपके सिलेबस में है, तो आपको ये भी पढ़ना है और ये बस वही उसी से रिलेट करता है, माध्य है, माध्यिका है, पर थोड़ा सा इसका हाई लेवल है। बस 2 ही चैप्टर है यहाँ पर, 13.1 और 13.2, उसके बाद में विविध आ जाएगा, विविध आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब 14 पे आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, इसका ये लास्ट टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी भी आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, तो ये भी हम यहाँ पर भी यही बात कहेंगे कि वो आपका लो लेवल था, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाई लेवल मिलने वाला है, प्रायिकता है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर की प्रायिकता पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको लो लेवल से हट करके हाई लेवल होने वाला है, ठीक है। और प्रायिकता आपने पहले पढ़ रखी है। अब देखिए यहाँ पर एक घटना का घटित होना यानी अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, घटनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ एन इवेंट, ये आपको सिखाया जाएगा। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट क्या होते हैं, सिंपल इवेंट क्या होते हैं, तो ये इवेंट के बारे में है, ठीक है, ऐसे ही टॉपिक है इसमें और ये इजी है टॉपिक, ठीक, बस थोड़ा सा लेवल इसका अप किया गया है। अब यहाँ पर प्रश्नावली 14.1 है, ये आपको पढ़ना है एंड उसके अलावा 14.2 है, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड बस उसके बाद में ये विविध है, विविध आपको नहीं पढ़ना, यानी कि 14.1 और 14.2 ही आपको पढ़ना है और ये बुक का द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जिन बच्चों को ये लग रहा था कि हमें मैथ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आपको मैथ लेनी चाहिए। अगर हाई स्कूल में आपकी मैथ अच्छी थी तो आपको मैथ लेनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं,
कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब ऐसे नहीं है कि आप मैथ लेके बैठ जाएँ और मेहनत ना करें, तो आपसे मैथ नहीं होने वाली है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने हाई स्कूल में अच्छा मैथ में स्कोर किया है, तो आपको फिर मैथ लेनी चाहिए और फिर मैथ किसी भी राइटर की हो, ये बुक है, ये एनसीईआरटी बुक है, पेपर जो है हमेशा एनसीईआरटी से ही बनता है, तो ये एनसीईआरटी बुक है। अब एनसीईआरटी हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही बुक्स आपके पास हो सकती हैं, किसी भी बुक से पेपर बन सकता है, ठीक है? अब हिंदी मीडियम वालों का हिंदी मीडियम से ही बनेगा, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश मीडियम से ही पेपर बनता है, ठीक है? अब कितने बच्चों को मैथ पढ़ना है, कमेंट करें, तो फिर मैं उसके वीडियोज़ बना-बना के डाल दूँगी चैप्टर 1 से, ओके?